हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। जो हमारे एरोमेटिक ईथर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरह वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अगर मैं बात करूं OR की, किसकी? एल्कोक्सी ग्रुप। जो बेंजीन के ऊपर OR ग्रुप लगा होता है, क्या वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, क्या वो मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है? उसके बारे में सबसे पहले पता करते हैं। अब उसको पता कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैं एल्कोक्सी, दैट मींस मैं बोलूं एरोमेटिक ईथर जो होते हैं उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये वाला पार्ट। क्या देख रहे हैं आप? यहां पर एक OR लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर। दैट मींस ये क्या है? क्या ये मेरा एक एरोमेटिक ईथर है? बिल्कुल, ये मेरा एक एरोमेटिक ईथर है। इसमें क्या ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वो लोन पेयर नीचे की तरफ आते हैं और आगे वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ चले जाते हैं। दैट मींस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बिल्कुल, सेकंड स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और ऊपर OR के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। बात क्लियर है? अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज अब मेरा आगे की तरफ मूव करेगा और नीचे वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर में अब आप क्या देख पा रहे हो कि मेरा नेगेटिव चार्ज कहां आ चुका है? पैरा पोजीशन पर। दैट मींस फोर्थ पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और मेरा OR के ऊपर अब भी पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मेरा आगे की तरफ मूव करेगा और वापस ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल, फोर्थ स्टेप में आप देख पा रहे हैं वापस नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आ चुका है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा और वो लोन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने क्या देखा कि मेरा नेगेटिव चार्ज सेकंड इसमें देख पा रहे हो आप ऑर्थो पोजीशन पे आया, फिर थर्ड में देखा आपने पैरा पोजीशन पे आया, फिर वापस ऑर्थो पोजीशन पे आ चुका है। अब ये पैरा और ऑर्थो क्या होता है? जिस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मेरा एल्कोक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है, ऊपर OR ग्रुप जो लगा हुआ है, उसको 1 नंबर देता हूं तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोला जाता है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन को मेटा पोजीशन बोला जाता है, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन को मिला के पैरा पोजीशन बोला जाता है। बात क्लियर है? क्या यहां पर कहीं भी थर्ड पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था? नहीं आया था। कहां कहां आया? एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आया है और एक पैरा पोजीशन के ऊपर आया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे एरोमेटिक ईथर होते हैं, जो मेरा एल्कोक्सी ग्रुप होता है, जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो वो या ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आएगा या पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा, वो मेटा पोजीशन पर कभी भी नहीं आएगा। बात क्लियर है? समझ में आया? सेकंड थिंग, क्या ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है? देखिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप उसे कहते हैं जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसे कहते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर दिए थे या रिंग से बाहर निकाले थे? इसने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर की तरफ दिए थे। इसका मतलब ये मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला? जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो मेरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो मेरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बात क्लियर है? समझ में आई? इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको क्या पता लगा है कि कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके लगेगा या पैरा पोजीशन पे आके लगेगा या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा हमें। दैट मींस ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। बात क्लियर है? समझ में आया? अब सबसे पहले मैं रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं हेलोजिनेशन रिएक्शन कि किस तरह हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो अगर एनिजोल की रिएक्शन हम Br2 के साथ करा दें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है मेरा एनिजोल बेंजीन जिसके ऊपर OCH3 लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ओनिजोल या मैं बोल दूं एराइल एल्काइल ईथर बोल सकते हैं। बात क्लियर है? इसकी रिएक्शन अगर मैं Br2 के साथ कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड तो क्या मिलेगा? मुझे यहां पर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखेंगे। एक मिलेगा मुझे, बताइए क्या? पैरा ब्रोमो एनिजोल और एक मिलेगा मुझे ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल। तो जो मेरा यहां पर पैरा ब्रोमो एनिजोल है ये मेजर प्रोडक्ट होता है और जो ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल है वो माइनर प्रोडक्ट होता है। अब बात समझ में नहीं आई कि सर ये मेजर क्यों हुआ और ये माइनर क्यों हुआ? देखिए, इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। तो इसको समझने से पहले मैं वापस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर लेके चलता हूं। तो ये आप वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहां पर। देखिए, अब आप क्या देख पा रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां दिखाई दे रहा है आपको? एक ऑर्थो पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, एक पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखिए, अब हमने जब
माइनस आई और प्लस आई पढ़ रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि OCH3 जो होता है वो एक माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। दैट मींस उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक अपनी तरफ भी खींचता है। माइनस आई, मैं माइनस आर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है। तो माइनस जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। दैट मींस जितना कम डिस्टेंस होगा उतना माइनस आई ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना माइनस आई कम हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, जो मेरा OR लगा हुआ है उस OR से ऑर्थो स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे जहां नेगेटिव चार्ज है उसमें और OR के बीच में, नेगेटिव और OR के बीच में गैप कम है या ज्यादा है? गैप कम है। जबकि पैरा के अंदर गैप ज्यादा है, तो वहां माइनस चार्ज को वो क्या कर देगा, OR मेरा कम कर देगा। कैसे? वो ऊपर से क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई तो पैरा में भी लगेगा बट वो इतना ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्टेंस बढ़ चुकी है माइनस और OR के बीच में। इसीलिए हमने क्या बोला कि पैरा पर लगने वाला मेरा BR मेजर प्रोडक्ट बनाता है, 90% प्रोडक्ट बनाता है, और मेरा माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। बात समझ में आई? इसीलिए जब हमने ये रिएक्शन देखी थी इसमें क्या देखा था, एक सिचुएशन देखा था, जो पैरा प्रोडक्ट था मेरा वो मेजर प्रोडक्ट था, और जो मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट था वो मेरा माइनर प्रोडक्ट था। बात क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी किसकी, हेलोजिनेशन रिएक्शन की, कि हमने किस तरह एरोमेटिक ईथर के अंदर हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करी। अब मैं बात करता हूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। किसकी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की। तो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात करूं तो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? आप जानते हैं कि जब मैं CH3Cl की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराता हूं, किसके साथ? CHCl3 की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ कराता हूं, तो वहां पर मुझे CH3 पॉजिटिव बनता हुआ दिखता है। क्या बनता है? CH3 पॉजिटिव बनता हुआ दिखता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल मेरा CH3 पॉजिटिव होगा। बात क्लियर है? अब रिएक्शन कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, वही मैंने लिया एनिजोल, इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी है, तो क्या बनेगा? एक मेरे पास बनेगा मेरा पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 आके लग जाएगा, और एक मेरा वही ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3 आके लग जाएगा। दैट मींस एक बनेगा मेरे पास 2-मिथॉक्सीटोलुइन और एक बन जाएगा मेरे पास 4-मिथॉक्सीटोलुइन। अब मेजर कौन सा होगा? यहां पर भी मेरा मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा पैरा वाला। दैट मींस 4-मिथॉक्सीटोलुइन जो होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा, और 2-मिथॉक्सी जो होगा टोलुइन वो मेरा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर आपने क्या देखा, क्या एल्काइल पार्ट बेंजीन के ऊपर लगा है? बिल्कुल, इसीलिए इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या होता है? जिसमें असाइल ग्रुप आके लग जाए। अब जैसे मैं बात करूं कि इस असाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं, देखिए वही एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन सबसे पहले हम असाइल क्लोराइड्स के साथ करा देते हैं। CH3C+OCl ये होता है हमारा असाइल क्लोराइड। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमें एक तो AlCl4- और एक CH3CO पॉजिटिव बनता हुआ दिखता है। दैट मींस जो CH3CO पॉजिटिव बना है वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है यहां पर। अब रिएक्शन कैसे होगी, देखिए सबसे पहले वही मैंने लिया एनिजोल, इसकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा किसके साथ? असाइल क्लोराइड के साथ। देखिए CH3C+OCl इसके साथ कराई मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर भी मुझे वही दो प्रोडक्ट बनते हुए दिखते हैं, एक और 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और एक 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो इसमें मेजर कौन सा होगा मेरा बताइए? क्या 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन मेजर होगा? बिल्कुल, यहां पर 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन मेजर प्रोडक्ट होगा, और जो 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। बात क्लियर है? तो असाइल ग्रुप कौन सा हुआ? C+OCH3 जो ग्रुप है वो मेरा क्या है? वो मेरा असाइल ग्रुप कहलाता है। बात क्लियर है? समझ में आए कैसे हुई ये रिएक्शन? तो ये बात हुई हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। अब मैं बात करता हूं नाइट्रेशन रिएक्शन की, कि नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होती होगी बताइए। तो नाइट्रेशन के अंदर हम जानते हैं कि अगर हम एनिजोल की रिएक्शन, ये आप एनिजोल देख पा रहे हैं, एनिजोल की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको एक 2-नाइट्रोएनिजोल मिल जाएगा और एक 4-नाइट्रोएनिजोल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा? 4-नाइट्रोएनिजोल जो होगा वो मेजर होगा, और 2-नाइट्रोएनिजोल जो होगा वो
माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा मेरा। बात क्लियर है, समझ में आया? तो यहां पर NO2 ग्रुप क्यों लगाया हमने? क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो वहां से NO2 इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है। बात क्लियर है? उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है जब NO2 वहां से बाहर निकलता है, इसलिए NO2 मेरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक बार ऑर्थो पे जाके लग गया है, एक बार पैरा के ऊपर जाके लग गया है। तो ये सब रिएक्शन थी मेरी क्या? ये सब थी मेरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर। बात क्लियर है? तो ये सब आई होप आप सबको ये सारी चीज समझ में आई होगी। थैंक यू।